तमाशे चल रहे हैं भैया, तमाशे चल रहे हैं प्रीमियर लीग में। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको नए तमाशे देखने को मिल रहे हैं। इन तमाशों की जो पूरी कहानी लिखी जा रही है वो दो क्लब बैठ के पूरे तसल्ली से डिस्कस करके कर रहे हैं। एंड दोज टू क्लब्स आर चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब चेल्सी जो आधे से ज़्यादा सीज़न, बल्कि मैं कहूँगा 80% सीज़न अपना बिल्कुल ट्रेंचेस में बिता के आई और एंड में आके यूरोपा लीग सिक्योर करी। अभी जब तक एफए का फाइनल नहीं हो रहा है तब तक उनके हाथ में है, और अगर हम हार जाते हैं तो पूरी तरीके से उनके हाथ में होगा। पोचेटिनो उनको 6th पोजीशन में फिनिश करवा के यहाँ पर सीजन एंड अच्छे करा के लेकर गया। उसको अपनी बेस्ट 11 पता चल गया, उसको ये पता चल गया कि किस प्लेयर के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, किसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आखिरी में आते आते कल रात में पोचेटिनो को चेल्सी ने सैक ही कर दिया। एंड अब आप ये देखो कि इस वक्त पर जहाँ पर बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब आपके मैनेजर्स को लाने के लिए हाथ पैर मार रहा है और वो कोई मैनेजर अभी तक फाइनल नहीं कर पाए। विंसेंट कंपनी का नाम आ रहा है, थॉमस फ्रैंक का नाम आ रहा है। उसी बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो कि बार्सिलोना में भी सेम सिचुएशन चल रही है जहाँ पर शावी की जॉब पर बात बनी हुई है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शावी को सैक किसी भी पल किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात अगर मैं करूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो यूनाइटेड की दिक्कतें बढ़ गई हैं चेल्सी के इस सैकिंग के बाद, क्योंकि मॉरित्सियो पोचेटिनो यूनाइटेड के रडार पर थे। आपको याद होगा जब हमने एरिक टेन हैग को साइन किया था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आपके पोचेटिनो ने पीएसजी की जॉब ले ली थी उस वक्त पे, इसलिए फिर बातें वो खारिज हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एरिक टेन हैग की जॉब पर बात बनी हुई है, तलवार लटक रही है, और उसी बीच में थॉमस टूकल और मॉरित्सियो पोचेटिनो, 2 फॉर्मर चेल्सी एम्प्लॉयज आर देयर इन द हंट फॉर यूनाइटेड्स मैनेजर्स जॉब। अब यहाँ पर चेल्सी का अगला मैनेजर कौन होगा वो तो है ही बहुत बड़ा सवाल। लेकिन ये चेल्सी ने पोचेटिनो को सैक किस बेसिस पे किया, ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक ऐसा मैनेजर, या तो आप जिसको मिड सीजन सैक कर देते, जिस वक्त पर उसकी टीम अच्छा नहीं कर रही थी, जिस वक्त पर वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी टीम को लेकर, तब आपने वो डिसीजन नहीं लिया। आपने उसको सैक कब किया, जब उसने मोमेंटम पकड़ लिया, उसको अपनी बेस्ट टीम पता चल गई, उसको एक प्लेइंग स्टाइल पता चल गया कि मैं इन प्लेयर्स के साथ किस तरह की फुटबॉल खिलाकर रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ। एंड ये इस वक्त पे काफ़ी शॉकिंग चीज़ इसलिए भी लग रही है क्योंकि यहाँ पर किसी ने सोचा नहीं था कि सीजन एंड होने के बाद यहाँ पर मॉरित्सियो पोचेटिनो को अलविदा बोलेगी चेल्सी, जहाँ पर प्लेयर्स आकर मैनेजर के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, देवर प्लेइंग फॉर हिम। आपने चाहे कितना भी खराब परफॉर्मेंस दिखाओ चेल्सी का, लेकिन चेल्सी प्लेयर्स ने हमेशा यही बोला कि यहाँ पर एवरीवन वांट्स पोचेटिनो टू स्टे, एवरीवन इज प्लेइंग फॉर पोचेटिनो, एवरीवन इन द टीम, एवरीवन इन द ड्रेसिंग रूम लव्स पोचेटिनो। और करे भी क्यों ना, उस बंदे ने भले ही कुछ टाइम दिया हो सारे प्लेयर्स को, लेकिन सारे प्लेयर्स को मौका ज़रूर दिया गया कि अपने आप को आप प्रूव कर लो। अब ये साइनिंग्स जो पोचेटिनो के अंडर की गई आपकी, रोमियो लाविया की, मोजेस काइसिडो की, या फिर आपके अगर मैं बात करूं एनकुंकू वगैरह की, इन साइनिंग्स का क्या होगा, निकोलस जैक्सन जैसी साइनिंग्स का क्या होगा, अगला मैनेजर जो भी होगा वो पहली बात तो यही नहीं पता कि आएगा कौन। जैसे कि विंसेंट कंपनी का नाम आ रहा है, जैसे कि आपको पता है वहाँ पर क्या कहते हैं हाउनेस का नाम आ रहा है, देन आपको पता है यहाँ पर आपके थॉमस फ्रैंक का भी नाम जुड़ रहा है, रॉबर्टो डिजर्बी का भी नाम आ रहा है, हांसी फ्लिक का भी नाम आ रहा है। तो ये जितने भी सारे जिरोना के मैनेजर का भी नाम आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी ये सारे मैनेजर्स हैं, पहली बात तो ये आप मान के चलो कि इनमें से कोई रेडी नहीं है इस चेल्सी जॉब के लिए। और फिर आपको सवाल खड़ा करना पड़ेगा टॉड बोली के कंसोर्टियम पे कि भाई टॉड बोली का कंसोर्टियम इस वक्त पे चाहता क्या है, व्हाट देर एक्चुअली ट्राइंग टू डू। क्या वो चेल्सी को इस बिजनेस मॉडल की तरह देख रहे हैं जहाँ पर उनको बस बेनिफिट निकालना है और उसके बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि चेल्सी एज अ क्लब, चेल्सी एज अ फुटबॉल इंस्टीट्यूट कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लेकिन देखो चेल्सी की ये जो अभी सिचुएशन है, ये आपको तभी पता चल गई थी जब इनकी कंसोर्टियम आई थी, क्योंकि इन्होंने पहली चीज़ें जो करी थी आके इन्होंने पीटर चेक को निकाला, इन्होंने मरीना ग्रानस्काया को निकाला, इन्होंने बाकी जो बैकरूम स्टाफ था उसको सबको निकाल दिया, ये पूरी अपनी नई टीम लेकर आए। और उसके बाद से अभी तक जितनी भी साइनिंग्स की हैं, अब आप ये देखो कि अभी आपने यहाँ पर एक नई साइनिंग अनाउंस की है मैसीनियो की, और उसके बाद आपने यहाँ पर पोचेटिनो को सैक कर दिया। तो आप ये भी मान सकते हो कि जितनी भी साइनिंग्स आपको देखने को मिली हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी साइनिंग आपकी मैनेजमेंट की है, ना कि आपके मैनेजर की हैं। आप यहाँ पर टूकल को लेकर, मतलब जब टूकल था तब आपने उसको साइनिंग दी, सैक कर दिया। ग्राहम पॉटर लेकर आए, उसको साइनिंग दी, सैक कर दिया। फिर आप काम चलाऊ तौर पर फ्रैंक लैम्पार्ड को लेकर आए थे, बट वो आपको बस सीज़न ख़त्म करना था। फिर आप यहाँ पर पोचेटिनो लेकर आए, उनको साइनिंग दी, सैक कर दिया। भाई एंजो फर्नांडिस का ये 5वां मैनेजर था, समझ सकते हो आप। क्योंकि आपको याद होगा एक और आए थे बीच में जो असिस्टेंट मैनेजर थे लैम्पार्ड से पहले, उन्होंने 2-3 गेम मैनेज किए थे। फिर लैम्पार्ड आए, उससे पहले 2 मैनेजर और थे, और फिर पोचेटिनो। तो टोटल 5 मैनेजर्स के अंडर एंजो फर्नांडिस पिछले 1.5 सीजन में खेल चुका है, और अभी तक वो अपनी फॉर्म फाइंड नहीं कर पाया, एक स्टेबल एटमोसफियर में खेलना शुरू नहीं कर पाया।
पता नहीं अगला मैनेजर कौन होगा, लेकिन हाँ यूनाइटेड के बारे में अगर बात की जाए तो सबको पता है भाई डैन एशवर्थ टू यूनाइटेड की बहुत सारे लोग बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार के उसमें बैठे हुए हैं कि भाई कब होगी कब होगी कब होगी। एंड यहाँ पर अब डैन एशवर्थ खिसिया चुके हैं और इस वक्त पर ऐसा सुनने में आया है कि डैन एशवर्थ वांट्स टू टेक न्यूकासल टू द कोर्ट एंड डैन एशवर्थ वांट्स टू बेसिकली गेट रिड ऑफ दिस गार्डनिंग लीव एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जो कंपेंसेशन फी मांग रही है न्यूकासल विच इज ऑफ 20 मिलियन पाउंड वो यूनाइटेड पे करने को तैयार है नहीं। 20 मिलियन पाउंड तो यहाँ पर यूनाइटेड का है कि भाई 12-12.5 मिलियन पाउंड हम आपको दे सकते हैं, आप डैन एशवर्थ को गार्डनिंग लीव से जाने दो। एंड डैन एशवर्थ इज वेरी कीन ऑन टेकिंग दिस यूनाइटेड जॉब एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन कन्वर्जेशन विद आपके उमार बरेदा एंड आपके जेसन विल्कॉक्स, और जेसन विल्कॉक्स को सजेस्ट करने वाला कोई और नहीं आपके डैन एशवर्थ ही थे। तो यहाँ पर आपको पता है कि डैन एशवर्थ ऑलरेडी बिहाइंड द सीन रहकर काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो ऑफिशियल तौर पे आप इन्वॉल्व होते हो क्लब के फंक्शनिंग में, क्लब के सेटअप में, वो अभी तक आप इन्वॉल्व हो नहीं पाए हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि मैनेजर की जॉब पर लगातार बात बनी हुई है, एफए कप का फाइनल चाहे जो भी रिजल्ट लेकर आए, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसा बोल रहे हैं, जो मॉडरेटली रिलायबल सोर्सेज हैं वो ये बोल रही हैं कि यहाँ पर आपके एरिक टेन हैग की जॉब किसी भी तौर पे सेफ नहीं है। इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि यहाँ पर अगर एरिक टेन हैग अपनी जॉब बेसिकली बचाने के लिए एफए कप का फाइनल जितवा भी देते हैं तो भी वो यहाँ पर अपनी जो जॉब है वो बचा ले जाएंगे। अब थॉमस टूकल और आपके मॉरिसियो पोचेटिनो दो नाम निकल कर आए हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, और मीडिया ने ना अपना एंगल इसमें जोड़ दिया है कि मॉरिसियो पोचेटिनो को हम यहाँ पर आपके मॉरिसियो पोचेटिनो और थॉमस टूकल दोनों को ही सर एलेक्स काफ़ी पसंद करते हैं। अब वो जो सर एलेक्स का एंगल बार बार मीडिया डाल देती है ना, और वो फिर जो हमारे वैसे थोड़े से चिलगोजे वाले फैंस हैं उनके मन में ये थॉट प्रोसेस आ जाता है कि अरे नहीं भाई सर एलेक्स चाहते हैं, इसका मतलब दिस मैनेजर इज गोइंग टू बी अ गुड मैनेजर। देखो मैं समझ सकता हूँ एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग लोगों का क्या परसेप्शन है क्या नहीं है, बट आप मुझे ये बताओ कि किस तौर पर आप बोलोगे यहाँ पर पिछले 1 साल में 1.5 साल में थॉमस टूकल ने अच्छा किया इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आपके एरिक टेन हैग। क्योंकि अगर आप चैंपियंस लीग का रन भी देखोगे, चैंपियंस लीग के रन में उन्होंने क्या किया, सिर्फ लाजियो वाला गेम अच्छा खेला, बाकी आप यहाँ पर बात करोगे मड्रिड वाले गेम में उन्होंने एंड में आते आते बिल्कुल ख़राब कर दी थी अपनी हालत, और इसी वजह से वो हार के बाहर हो गए। डीएफबी पोकल में वो हार के बाहर हो गए और लीग में तो फिर वो कहीं आसपास थे भी नहीं, थर्ड फिनिश किए हैं वो भी बाइन जैसे स्क्वाड के साथ, वो भी बुंदेसलीगा में। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर। और स्टुटगार्ट जो कि सेकंड फिनिश किया उसके पीछे फिनिश किया आपकी बायर्न म्यूनिख। यहाँ पर मॉरिसियो पोचेटिनो का भी आप रिदम देख लो, पीएसजी में भी वो अपने प्लेयर्स से बेस्ट निकाल नहीं पाए। उससे पहले उनका जो टेन्योर था आखिरी सीजन इन स्पर्स वो भी काफ़ी डमाडोल था, और उसके बाद जो इस सीज़न का चेल्सी का वो था इंजरी के साथ यहाँ पर हमसे अगर हम अपने फर्स्ट टीम इंजरीज की बात करें उसके कंपैरिजन में चेल्सी के पास फिर भी उनके मेन प्लेयर्स वापस लौट चुके थे क्योंकि इतना बड़ा स्क्वाड था उनके पास मैनेज करने को, बट फिर भी उस तरह से रिजल्ट निकाल नहीं पाए। वो एंड में आकर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करवाई है, बट अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर हम भी एफए कप के फाइनल में बैठे हुए हैं, और अगर हम जीत जाते तो हम भी यूरोपा लीग खेल लेंगे और चेल्सी वहाँ पर फिर यूरोपा प्लेसेस पे मिस आउट कर जाएगी और फिर उनको खेलना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस लीग। तो देखो मेरे ख्याल में टेन हैग के ऊपर इतना ज़्यादा आप बोलोगे क्रिटिकल होकर डिसीजन लेना सही किसी तौर पे नहीं बैठेगा। और रियो फर्डिनेंड तो ऐसा लग रहा है भाई उनका कुछ अलग ही चल रहा है एजेंडा, वो पता नहीं क्या ही बोलते रहते हैं यहाँ पर बैठकर। उनके हिसाब से यहाँ पर एरिक टेन हैग इज़ नॉट फिट टू मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड और ये और वो, मतलब ठीक है मैं मान सकता हूँ भाई आपके अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन आप यहाँ पर कतई तौर पे डिस्कार्ड कर दे रहे हो उसको, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। अगर हम एफए का फाइनल हारते हैं तो डेफिनेटली फिर सोचा जाना चाहिए टेन हैग की जॉब के ऊपर, लेकिन अगर हम एफए का फाइनल जीतते हैं तो फिर यहाँ पर उसको 1 साल और देना बनता है भाई। 2 साल में अगर एक मैनेजर 2 ट्रॉफी आपको डिलीवर कर रहा है तो आप किस बेसिस बोलोगे कि आपका प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। इतनी इंजरीज के चलते भी अगर हम यहाँ पर एफए कप का फाइनल जीतते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ अगर जीतते हैं, ये नहीं कह रहा कि मैं जीत जाएंगे, अगर जीतते हैं तो वो डेफिनेटली डिजर्व करता है अपना 3rd ईयर और अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना। फिर आप दिसंबर में जाते थे डिसाइड कर लो आपको उसको अगले सीजन में कंटिन्यू करना है या फिर आप नया मैनेजर लेकर आना चाहोगे, क्योंकि फिर आप उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ साइनिंग्स की भी, तो देखो भाई मार्कस रैशफोर्ड को स्नब कर दिया यहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम के स्क्वाड से, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड की जो परफॉर्मेंसेस थी उसके बाद यहाँ पर खैरात में यूरोस के लिए सिलेक्शन मिलना किसी भी तौर पे सही बात नहीं थी। गैरेथ साउथगेट ने नेशनल टीम के यूरो स्क्वाड में आपके जो आपकी लिस्ट निकली है उसमें मार्कस रैशफोर्ड का नाम नहीं डाला है, और यहाँ पर ये बहुत ही सही डिसीजन है, नॉट फॉर इंग्लैंड नेशनल टीम बट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि यहाँ पर रैशफोर्ड को रख के उनको भाई थोड़ा समझाया जाए, उनकी फुटबॉल पे वर्क कराया जाए, क्योंकि मुझे पता है आप मार्कस रैशफोर्ड को बेचने तो नहीं वाले हो, अगर रैशफोर्ड बिकने नहीं वाला है तो आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा।
तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी देखो यार, अगर यहाँ पर एक जो कल सबसे बड़ी न्यूज़ थी जिसके बारे में मैं एंड में आके डिस्कस कर रहा हूँ, दैट वाज द न्यूज़ ऑफ टोनी क्रूज। नाउ टोनी क्रूज इज आर्ग्यूबली, मैं बोलूँगा, अगर यहाँ पर बैलेंडोर का नाम हटा दिया जाए ना, द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर इन हिज रोल, क्योंकि बंदा ही द गाय ऊज इज क्लास। अभी आपने देखा था ना वो बायन वाले गेम में जो विनीशियस के लिए बॉल डाली थी, या फिर आप देखोगे जो उससे पहले वाले गेम में जब आप खेल रहे थे मैन सिटी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर जो उन्होंने बॉल डाली थी वेलवर्दे के लिए, उस गेम में आप देख लो यहाँ पर। तो भाई ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। द गाय हैज़ वन एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर यूरोज। उसने यूरोज नहीं जीता है, तो यहाँ पर इस साल उसके पास यूरो जीतने का भी मौका है। वर्ल्ड कप वो जीत चुका है, यहाँ पर आप बोलोगे अनगिनत चैंपियंस लीग वो जीत चुका है, बुंदेसलीगा वो जीत चुका है, ला लीगा वो जीत चुका है, कोपा डेल रे वो जीत चुका है, क्लब वर्ल्ड कप वो जीत चुका है, यहाँ पर आपके डीएफबी पोकल वो जीत चुका है, जर्मन सुपर कप वो जीत चुका है। तो जितनी भी ट्रॉफीज एक्चुअली में वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीत सकता था, सारी उसने जीत रखी है जिन जिन टीम के लिए वो खेला है। अब उसके पास सिर्फ एक ट्रॉफी बाकी है, एंड दैट इज़ द यूरोज। और अगर वो यूरोज जीतते हैं तो यहाँ पर बैलेंडोर मेरे ख्याल में उनको मिल सकता है, एंड डिजर्व भी करेगा बंदा। क्योंकि अगर देखो मॉड्रिच को उनकी परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड कप में बैलेंडोर दिया गया था, जिस सीजन में आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर किए थे चैंपियंस लीग में, एंड ही वॉन द चैंपियंस लीग एज वेल, गोल्डन बूट विनर भी थे। तो उस साल अगर उनको मिल सकता है, तो यहाँ पर आपके विनीशियस जूनियर और बेलिंगम का चाहे जो भी हो रहा हो, अगर जर्मनी यहाँ पर यूरोज जीतती है, तो यहाँ पर आपके फिर टोनी क्रूज डिजर्व करते हैं आपके बैलेंडोर जीतना। क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि आप बोलोगे पूरे करियर वाइज अपने 95% 93% ऑफ बेयर मिनिमम पासिंग एक्यूरेसी लेकर हर मैच में, हर सीजन में, मैच में भी नहीं पूरे सीजन में अगर खेला हो, हर सीजन की कहानी यही रही है, तो आप समझ सकते हो वो कितना ही ज़्यादा मतलब टेक्निकली आप बोलोगे क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट प्लेयर, एंड एज वेल एज कितना ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर होगा, और मेंटल लेवल पर उसका मेंटल टफनेस लेवल क्या होगा। Everyone who has plays around, who has played around Tony Cruz has said the same thing कि भाई when you are being assisted by Tony Cruz, and अगर आप उस चांस को नहीं कन्वर्ट कर पाते हो, तो उसमें टोनी क्रूज की गलती नहीं, गलती आपकी, क्योंकि क्रूज के पास गलत नहीं निकलते। टोनी क्रूज के पास अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो, और अगर आप उन चांस को कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो गलती आप में। और यही मेरे ख्याल में लेगेसी रहेगी टोनी क्रूज की। एंड पता है एक अच्छा खिलाड़ी कौन होता है? एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जिसको पता होता है कि उसको कब अपना गेम बेसिकली ख़त्म करना है, उसको कब अपने बूट्स जो हैं वो हैंग करने हैं। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने पर्सनल एम्बिशन अचीव करने के लिए, या फिर सबको गलत प्रूव करने के लिए खेलते रहते हैं। अल्टीमेटली ना तो वो चीज़ें अचीव कर पाते हैं, और फिर जो आपकी इज्जत बनी बनाई होती है आप उसको भी ख़राब करते चले जाते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने अपना करियर बहुत अभी एक्सटेंड किया, अल्टीमेटली एंड में आते आते इंजरीज इतनी ज़्यादा हो गई कि वो खेल ही नहीं पा रहे थे। टोनी क्रूज सारे मैचेस में आप देखो A1 क्लास परफॉर्मेंस रही है इस सीज़न में, एंड ही इज़ गोइंग टू वॉक आउट ऑफ द अरीना ऑन हिज ओन टर्म्स। कोई उनको बाहर नहीं निकालना। वो यहाँ पर चाहते तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर सकते हैं, और मैड्रिड उनको दे भी रही थी, बट दैट्स नॉट व्हाट टोनी क्रूज इज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम द बिगर प्लेयर। बाकी आप लोग बताइए भाई, चेल्सी का अगला मैनेजर कौन होगा, और ये जो यूनाइटेड में फियास्को चल रहा है अभी, ये किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एंड डेफिनेटली मार्कस रैशफोर्ड के एक्सक्लूजन पे आपका क्या रिएक्शन है, एंड आप टोनी क्रूज के बारे में क्या सोचते हो, उनके बारे में क्या समझते हो, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो और लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।